खबरों की तफसील। कोरोना को फैलने को लेकर हिंदुस्तान भर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खासकर तबलीगी जमात को लेकर इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि निज़ामुद्दीन के तबलीगी मरकज़ से कोरोना फैलने की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट से निज़ामुद्दीन मरकज़ के मामले को फ़िरक़ावाराना रंग दिए जाने से रोकने की अपील की। जमीयत का कहना है कि बाज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इसको रुकवाने की अपील की गई है। एडवोकेट एजाज मकबूल ने जमीयत उलमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मारूफ आलिम दीन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो शब बारात का घर में ही एहतमाम करें और कब्रिस्तान या मस्जिद का रुख ना करें। जुमेरात का दिन गुजार कर आने वाली रात में शब बारात है। उस रात में चंद बातों का एहतमाम करें। पहली बात ये कि अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से सच्ची तौबा करें और मग़फ़िरत तलब करें। दूसरी बात ये कि अपने लिए और सारे आलम के लिए, हिंदुस्तान के तमाम रहने वालों के लिए अमन की, आफ़ियत की और बीमारियों से ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से बचाव की दुआ करें। और तीसरी बात यह कि मुर्दों के हक़ में ईसाल सवाब करें। न सिर्फ ईसाल सवाब अपने कुरान और दुआ के ज़रिए करें, बल्कि गरीबों की मदद करके भी करें। और हमारी इस मौके से अपील होगी कि ईसाल सवाब के लिए अपने घरों में ही रहें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तौर पर घर में रहना सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा बेहतर तरीक़ा है। इसलिए कब्रिस्तानों तक न जाएं। उम्मीद है कि आप सब इस पर तवज्जो देंगे। वहीं भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के खतरे के पेश नज़र घरों में ही इबादत और दुआओं का एहतमाम करें। रात में ना निकलें, घरों के अंदर रहें। घरों के अंदर भी दुआओं का एहतमाम करें, नवाबिल का एहतमाम करें और वहीं से अपने मरहूमीन के लिए दुआ का और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। उस दिन भी बाहर निकलकर बिल्कुल रोड पर ना आएँ और भीड़ न लगाएं। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को आम तौर से और हमारे मुल्क को और हमारे सूबे और हमारे शहर को अल्लाह ताला से मुसीबत से निजात अता फरमाए। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब यानी शब बारात खैर व बरकत वाली शब है। इसमें नवाफिल का एहतमाम मसाजिद में किए जाने का मामूल रहता है, लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन और कोरोना के सबब उलमा व मुफ्तियान अवाम से घरों पर नवाफिल पढ़ने और कब्रिस्तान ना जाने की अपील कर रहे हैं। अलीगढ़ शहर के मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद ने अवाम से अपील की है कि वो घर पर ही इबादत करें और कब्रिस्तान जाने व भीड़ लगाने से परहेज़ करें। ये शब बारात से मुताल्लिक़ आपको ये पैगाम देना है कि परसों यानी 9 अप्रैल 2020 को जुमेरात के दिन हमारे शब बारात है। हमारे अब तक ये मामूल रहा है कि शब बारात के मौके पर लोग मस्जिदों में, ख़ास तौर से जामा मस्जिद में और कब्रिस्तान जाकर नमाज अदा करते थे, लेकिन इस साल इस मामूल को बिल्कुल बदल लेना है। क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी तबाहनाकियों के साथ अपने लिहाजा इसकी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फिर लॉकडाउन भी लगा है, इसका भी हमें लिहाज रखना है। लिहाजा मैं आज तमाम हज़रात से ये कहूँगा कि नवाफिल की अदायगी मस्जिदों में नहीं, घरों में की जाए। किसी मस्जिद में नमाज न पढ़ी जाए, बल्कि अपने अपने घरों में नवाफिल अदा करें। कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह भी भीड़ इकट्ठी न की जाए। शब बारात के मौके पर लॉकडाउन की तामील करते हुए घरों में रहकर नवाफिल अदा करें और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआएं करें। इस तरह की अपील मारूफ आलिम दीन और आस्ताना मखदूम समनान के छोचा के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोइन अशरफी ने की है। इन्होंने इस मुबारक शब में जो लोग कोरोना के सबब अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनके लिए भी दुआएं करने की अपील की है। लॉकडाउन का पालन करें, कब्रिस्तान जाने से परहेज़ करें, अपने मरहूमीन के लिए अपने घर से ईसाले सवाब करें, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआएं करें। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआएं करें जो लोग इस महामारी में गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं,
ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर उन डॉक्टर्स के लिए दुआ करें, उन पुलिस वालों के लिए दुआ करें, उन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए दुआ करें जो इस महामारी में मैदान अमल में काम कर रहे हैं। नांदेड़ में भी लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इमाम, मुअज्जिन और दीगर 3 नमाजी ही मस्जिदों में क़याम किए हुए हैं और फ़र्ज़ नमाजों का अहतमाम कर रहे हैं। बाकिया तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा कर रहे हैं। 9 अप्रैल बरोज़ जुमेरात शब बारात आ रही है। ऐसे में उलमा ने लोगों से अपील की है कि शब बारात की इबादत भी घरों में ही करें। इसके अलावा शब बारात में ज़ियारत क़ुबूर का भी जो हर साल पाबंदी से एहतमाम होता है वो इस मरतबा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारी मस्जिद में अक्सरियत से लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन आज हुकूमत की वजह से गिने चुने चंद इमाम, मुअज्जिन ऐसे कुछ 4-5 लोग मिलकर हम नमाज अदा कर रहे हैं। मुकम्मिल तौर पे हमारी मस्जिद को लॉकडाउन किया गया है। इसलिए हुकूमत के हर वो जो भी कारस्तानी है, हुकूमत के तरफ से जो बताया गया ऑर्डर है, उसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आने वाली जुमेरात को आप हज़रात जो है ये तमाम की तमाम इबादतें आप अपने मकान में करेंगे। इसके अलावा 15वीं शाबान को कब्रस्तान में ज़ियारत के लिए जाते हैं हम लोग, फातिहा के लिए जाते हैं, बारगाहों में हाज़िरी भी होती है। तो मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात भी अपने अपने मकानों में रहकर ही जो है इसका एहतमाम करें। अमरावती ज़िले के उलमा व अइम्मा की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया। उलमा व अइम्मा की जानिब से अपील की गई है कि वबाई मर्ज़ से बचने के लिए तमाम मुसलमान शब बारात की नमाज़ें अपने घरों में अदा करें। इस हिदायतनामे में वाज़ेह किया गया है कि 9 अप्रैल को शब बारात मनाई जाएगी, जो बड़ी फजीलत वाली रात है। ताहम कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इस तदबीर को इख्तियार करते हुए शब बारात में भी नमाज़ें अपने घरों में ही अदा करें। इसके साथ ही इस रात कब्रिस्तान में ना जाने की हिदायत भी तमाम फर्जंदान तौहीद को दी गई है। सभी हजरात से, ख़ास तौर से पूरे ज़िले के मुसलमानों से हमदर्दाना और मुखलिसाना ये गुजारिश है कि हम इन सारी चीज़ों का अहतमाम करें और उन सारी चीज़ों का पालन करें जो हुकूमत इस वक्त हमसे कह रही है। इसलिए कि मसला कोरोना वायरस का ये हर एक के साथ लगा हुआ है, इसलिए इस एतबार से हमें पूरी फ़िक्र करना है। शब बारात जो मनानी है वो भी इसी तरह जिस तरह हम फ़र्द नमाज अपने घरों में पढ़ रहे हैं, ये शब बारात भी हम अपने घरों ही के अंदर करें और इनफरादी तौर पर अपने अपने घरों में आमाल में लगे रहें और शब बारात में ख़ास तौर से अल्लाह से इस वबा को दूर करने के लिए खूब रो रो कर अपने इनफरादी तौर पर दुआएं मांगे। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शब बारात के हवाले से मुसलमानों से अपील की है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की उन्होंने अपील की है। बारात के दिन लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका ईमानदारी के साथ पालन करते हुए अपने घरों पर ही इबादत करें, दुआएं मांगें, नज़र न्याज करें। तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम धार्मिक संगठनों ने, धर्मगुरुओं ने यही अपील की है कि सभी लोग शब बारात के दिन घरों पर ही इबादत करें, घरों पर ही दुआएं मांगें। आज कोरोना के कहर से पूरा विश्व कराह रहा है। आज कोरोना का कहर भारत के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ पूरा देश कोरोना के कहर को परास्त करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए काम कर रहा है। मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपील की है कि मुसलमान लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब इज्तिमाइयत से बचें और शब बारात के मौके पर अपने घरों में इबादत करें और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करें। मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने जारी अपील में कहा कि इस रात में ज़िक्र व इबादत, दुआ इस्तग़फ़ार की कसरत और उसके बाद वाले दिन रोज़ा रखने की फजीलत अहादीस से साबित है, लेकिन कोई अमल इज्तिमाई शक्ल में करने का कोई सबूत नहीं है। इस रात में कब्रिस्तान जाने की तरगीब भी नहीं दी गई है। सिर्फ एक बार तन्हा कब्रिस्तान जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके बावजूद बहुत से लोग कब्रिस्तान या मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर जाते हैं और मुख्तलिफ अमाल करते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को मुतवज्जह किया जाता है कि मौजूदा हालात में जबकि ज़रूरी नमाज बाजमात और जुमा वगैरह के लिए भी निकलने पर पाबंदी है, शब बारात में मसाजिद या कब्रिस्तान जाने का इरादा भी ना करें। अपने बच्चों
और जवानों को बाहर निकलने से बाज रखें। चिरागा या पटाखाबाजी जैसे रसूम और गुनाहों से मुकम्मल परहेज करें। जुमेरात के बाद जो रात है ये शब बारात है। इसमें मुसलमान इबादतों में मशगूल रहते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है। इसलिए कानून की पाबंदी करते हुए और लॉकडाउन की पूरी रियायत करते हुए हम ये अपील करते हैं कि लोग इज्तिमाआत से पूरे तौर पर गुरेज करें, अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए नफली इबादतों में, दुआओं में, तिलावत में, ज़िक्र में मशगूल रहें। न मस्जिदों के अंदर इज्तिमा करें, न कब्रिस्तान जाने की कोशिश करें, बल्कि अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए, ताकि कोरोना इसका जो लॉकडाउन का जो अमल चल रहा है ये पूरे तौर पर महफूज। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की तदबीर पर अमल करने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है। इसके बावजूद कई शहरों में नौजवान मटर गश्तियाँ कर रहे हैं, तफरीह करते हुए इमारतों की छत पर जमा होकर गप्पे मारते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का नज़ारा मुंब्रा में भी आम होने से अब पुलिस ने इन इमारतों पर और शहर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा तलब किया है। इस कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जितने भी तंग बस्ती है, जहाँ पर आसानी से हमारी पुलिस गाड़ी जा नहीं सकती और जहाँ पर हमारे लोग पैदल जाते हैं, दूर से पुलिस को देखने के बाद बच्चे लोग या कुछ बेवजह बाहर बैठने वाले लोग पुलिस को देखकर भागते, पुलिस जाने के बाद फिर वापस लौट आते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रोन कैमरा भेजा गया है और ड्रोन कैमरे में माइक के जरिए अनाउंसमेंट का भी सिस्टम है। उससे हम लोगों को ऑलरेडी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं। जो लोग टेरेस पर बैठे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, नीचे रोड पर जमा हुए हैं, वो लोगों को अनाउंस करके उनको अपील भी करते हैं कि अपने अपने घर पर चले जाएं। और ये बताने के बावजूद बार बार लोग जो मानते नहीं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाए। नासिक जिला कलेक्टर सूरज मांडरे ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का नासिक जिला अभी तक कोरोना वायरस के असर से बहुत हद तक महफूज है। मालेगांव के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मालेगांव के लोग बाहर घूमने फिरने से एहतियात बरतें और कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ें खरीदने से ज़्यादा अहम अपनी जान की हिफाजत करें। कोरोना के वायरस को बहुत अच्छी तरीके से रोका है, क्योंकि जो कुछ भी हमने उसी वक्त पे जो कुछ भी कार्रवाई की, उसके बहुत ही अच्छा नतीजा आज हमें मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कई जगहों पे आज लोग इस कारण से कि हमें खाने का बंदोबस्त नहीं है, हमें बाहर जाना बिल्कुल ये हो गया, हमें बाहर जाना बहुत ही जरूरी हो गया है, इस कारण की वजह से बाहर घूम रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आज खाने से भी ज्यादा भयानक अगर कोई है, वो है बीमारी कोरोना की। तो एक आध दिन आप ये मुसीबत झेल सकते हैं कि थोड़ा लेट हो जाए खाना वगैरह, लेकिन आप बाहर घूमना बहुत ही डेंजरस है आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, अपने सभी समाज भाइयों के लिए, सभी के लिए ये खतरनाक है। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो भी लोग हमें मदद करने के लिए तैयार है, उनसे ये मदद ले रहे हैं और ये भी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मदद सही आदमी तक पहुंचे, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। तो ये देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज 10,000 किलो राइस मालेगांव की तरफ आज हम भेज रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारा जो वहाँ का स्थानिक प्रशासन है वो इसे अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करके सही आदमियों तक इसे पहुंचाएगा। तो मैं मालेगांव करों से मेरी ये बहुत दिली एक गुजारिश है कि आप सब लोग प्रशासन को सहयोग दें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। यूपी का पहला कोरोना वायरस सैंपल कलेक्शन सेंटर गाजियाबाद के जिला अस्पताल में खोला गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की जांच करते वक्त डॉक्टर भी वायरस से मुतासिर हो रहे थे। मुल्क में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी वजह से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस का सैंपल कलेक्शन सेंटर खोला गया है। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए हमने एक ये फ़ोन बूथ स्टाइल एक सैम्पल कलेक्शन सेंटर क्रिएट किया है। हमारे सामने दो प्रॉब्लम सबसे मेन थी। एक तो पीपी किट्स जो हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं था। दूसरा ये कि हमें टेस्टिंग जो है वो एक लार्ज स्केल पे अब स्टार्ट करनी है। तो उसके क्रम में ये हमने एक सैम्पल कलेक्शन बूथ तैयार किया, जिसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल अंदर है बूथ के अंदर, उसे बार बार अपने हर सैम्पल के बाद पीपी किट जो चेंज करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो उनका इंटरफेस है विद दोज पीपल जो अपना सैम्पल कलेक्ट करने जो सैम्पल अपना देने आ रहे हैं, उनके साथ इंटरफेस सबसे मिनिमल रहेगा फॉर देयर सेफ्टी एज वेल।
कोरोना के मुश्तबा अफराद की जांच में तेजी लाने के लिए यूपी हुकूमत ने इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस का टेस्टिंग लैब कायम किया है। इस पहले कोविड-19 के मुश्तबा अफराद की जांच के लिए लखनऊ सैंपल भेजना पड़ता था। लखनऊ से टेस्ट रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का वक्त लग जाता था। मशरक़ी यूपी में कोरोना से मुतासर अफराद की बढ़ती तादाद को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में टेस्ट लैब कायम किया। टेस्ट लैब का इफ्तिताह इलाहाबाद के डीएम भानुचंद गोस्वामी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने किया। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू होने से मशरक़ी यूपी के कई अजला में रिपोर्ट जल्द मिलने में आसानी होगी। मेडिकल कॉलेज का कहना है कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए इस तरह के टेस्टिंग लैब का क़याम बहुत ज़रूरी हो गया था। जो लेबोरेटरी खुलेगी और टेस्टिंग होगी तो निश्चित रूप से हमको स्क्रीनिंग, किसी को डाउट है जो आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकेंगे तो निश्चित रूप से टेस्ट करने से हम उसको पता चल जाएगा, स्क्रीन कर लेंगे कि इनको पॉजिटिव है। इस उद्देश्य से आज यहाँ पे लैब की शुरुआत हो रही है और इसमें हम कैपेसिटी बराबर जैसा ज़रूरत होगी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जो भी सैंपल हमारे जनपद के आसपास से कहीं से भी आएंगे उसको किसी भी दशा में पूरी तरह से समय से चरणबद्ध तरीके से 2 से 3 शिफ्ट में हम पूरा काम करेंगे। हमारी टीम पूरी तरह से तत्पर है, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। कोविड-19 से रिलेटेड जो टेस्ट लैब है प्रयागराज में इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये टेस्ट लैब जो है संचालन की स्थिति में आ गया है। अब जो सैंपल्स हैं वो हमें यहाँ प्राप्त होने लगेंगे और इसके बाद यहाँ से भी जो टेस्ट है यहाँ का प्रयागराज का और आसपास के जनपदों का इसका संचालन करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी जारी रखने का इशारा दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने लॉकडाउन को लेकर भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा मीटिंग के बाद कहा कि आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लॉकडाउन के दर्द को सह लेंगे, अपनी मईशत को दोबारा मजबूत कर लेंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। इन्होंने भोपाल और इंदौर के हालात का हवाला देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं शिवराज ने क्या कहा। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। कोरोना के खतरे से बचाव के लिए समाजी दूरी बनाने के साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन भी जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोग घरों में रहकर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकारी महकमों का ड्यूटी स्टाफ सड़कों पर उतरकर अपने फराइज को अंजाम दे रहा है। मेरठ कैंट बोर्ड ने अपने मुलाजमीन को इन्फेक्शन के खतरे से महफूज रखने के लिए खास कैबिन तैयार किया है जो मुकम्मल तौर पर पूरे जिस्म को सैनिटाइज करता है। आइए देखते हैं मशीन कैसे काम करती है। खतरे से निपटना है तो एहतियाती तदाबीर जो उन पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है और इसी मकसद को अहम समझते हुए यहाँ पर जो कोशिश कैंटोनमेंट बोर्ड ने की है वो ये है कि सैनिटाइजेशन के लिए एक केबिन बनाई है और इस केबिन की खासियत ये है कि इसमें सेंसर लगा हुआ है। जब कोई यहाँ पे कर्मचारी कैंट बोर्ड के अंदर ऑफिस में जाता है तो ये सेंसर अपने आप ऑन हो जाते हैं अंदर जाते ही, और पहले हाथों को सैनिटाइज करता है वो कर्मचारी और उसके बाद अंदर जाता है तो 20 सेकंड तक ये सैनिटाइजेशन के लिए सेंसर ऑन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि फव्वारा किस तरह से वो निकल रहा है और इस तरह से वो पूरी बॉडी को सैनिटाइज करता है। यहाँ पर सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से ये कोशिश की है और क्या इसमें कैसे ये काम करता है इनसे जानेंगे। एक्चुअली ये हमने ऑफिस में ही बनाया है। जब ये इसका कोरोना का महामारी जब शुरू हो गया तब हमने ऐसा सोचा कि हमारे कर्मचारी यहाँ वहाँ बहुत काम करते हैं और अलग अलग वस्तुओं को छूते हैं वो, तो उसका इन्फेक्शन वो अपने घर पे कैरी न करे, इसके लिए हमने हमारे कर्मचारियों के लिए बनाया और हम चाहते हैं कि वो अपना ड्रेस, हेयर, हाथ वगैरह सब सैनिटाइज करेंगे। कैसे काम कर रहा है ये सेंसर के आधार पे इसका कार्य चल रहा है। सेंसर ऑन जैसे अंदर जाते हैं ऑन हो जाता है, बाहर आने के बाद ऑफ हो जाता है और बीच में हमने उसका 20 सेकंड का टाइम रखा हुआ है। अभी और जगह कहीं लगाने की कुछ कोशिश है? ये हॉस्पिटल में हम एक लगाएंगे अभी इसके बाद, और अगर बाद में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पब्लिक प्लेसेस में भी लगा देंगे।
कोरोना के खतरे को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें और एहतियात बरतने के लिए ज़रूरी है कि हाथों को हमेशा साफ़ किया जाए और बॉडी को भी सैनिटाइज़ किया जाए कहीं पर जाएं आप तो कैंट बोर्ड की जो कोशिश है वो यही है कि इनके जो मुलाजमीन कर्मचारी हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, दूसरा इस खतरे से बचाव भी रखा जाए क्योंकि वो अभी सड़कों पर हैं, खिदमत कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी चल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। कर्नाटक में कोरोना वायरस की वबा के दरमियान नफरत, फिरका परस्ती और भड़काऊ वाक़यात और बयानात पेश आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदस्य सलीम अहमद ने कहा कि रियासती हुकूमत नफरत फैलाने वालों और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वाज़ेह है कि हाल ही में कर्नाटक के चंद मुकामात पर एक तबके के साथ समाजी बाइकॉट, पिटाई के चंद वाक़यात रौनुमा हुए। इस पर हर जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, टास्क फोर्स की मीटिंग रही, उसमें हमने गवर्नमेंट को जो है काफ़ी कुछ सलाह दे चुके हैं, जैसे परचेजिंग ऑफ किट्स, उसके वेंटिलेटर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो करना है फार्मर्स और EMI के बारे में, तो काफ़ी कुछ जो टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन रहा आज हमारे प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। और दूसरी बात जो है, कल चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिए थे, उससे पहले एक मीटिंग भी बुलाए थे लेजिस्लेटर्स के, मुस्लिम लीडर्स के, वहाँ उन्होंने अपील किया था कि आपका सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल हम लोगों ने कहा था कि हमारा पूरा सपोर्ट है। और कल भी जो है उन्होंने एक मीडिया के थ्रू से एक मैसेज दे चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डाउन द लाइन वो मैसेज पहुँचे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट विथ कम आउट विद अ सर्कुलर अप टू द ब्लॉक लेवल, उनके ऑफिसर्स को, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कि इस तरह के अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे कि कुछ जगह सोशल बॉयकॉटिंग हो रहा है, तकलीफें दे रहे हैं, होता है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन? 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. गुलबर्गा में कोरोना के मजीद 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आज के 2 मुतासरीन में एक 28 साल खातून है जिसकी शिनाख्त P174 के तौर पर की गई, जबकि दूसरा पॉजिटिव मामला 57 साल शख्स का है जिसकी शिनाख्त P175 के तौर पर की गई है। दोनों को ESI हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 28 साल खातून तबलीगी बिरादर की बहू है। इसी तबलीगी बिरादर्स की 60 साल अहलिया भी पॉजिटिव पाई गई है, ताम तबलीगी बिरादर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। P175 57 साल शख्स किसी तरह पॉजिटिव पाया गया है। किस तरह पॉजिटिव पाया गया इसकी तहकीकात की जा रही है। इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। आज के 2 मामलों को मिलाकर अब जिला गुलबर्गा में कोरोना के 4 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में आज गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें जिला मंडिया से 3, बेंगलुरु अर्बन से 3, जिला गुलबर्गा से 2, जिला बागलकोट से 2, बेंगलुरु रूरल और जिला गदग से एक मामले सामने आए। मजमूई तौर पर रियासत कर्नाटक मुतासरा रियासतों में 10वें नंबर पर है।
तबलीगी जमात के सिलसिले में इश्तियाल अंगेज बयान देने वाली हिंदू महासभा की लीडर पूजा शकुन पांडे को आज थाना गांधी पार्क की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिंदू महासभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी पूजा शकुन पांडे के तबलीगी जमात से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान देने के खिलाफ थाना गांधी पार्क में गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज पुलिस इनकी रिहाइशगाह बी दास कंपाउंड पहुंची और इन्हें थाने ले गई, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। पूजा पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्होंने मुल्क को कोरोना की जद में लाने वाली कौम के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। एसपी सिटी अभिषेक ने बताया कि तबलीगी जमात के सिलसिले में पूजा पांडे ने मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके तहत थाना गांधी पार्क में पूजा पांडे और उनके शौहर अशोक कुमार पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पत्र लिखा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, देशवासियों की रक्षा के लिए बोला था, और जो इजाफा कोरोना को लेकर के एकदम से एक पर्टिकुलर कौम ने किया है, गैर जिम्मेदाराना हरकत निभाई है, उसको लेकर के एक आक्रोश था, जिसको लेकर के हमने एक पत्र लिखा था कि ऐसे में शूट एट फर्स्ट साइट के आदेश देने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देशवासी, भारतवासी, मेरे पुलिसकर्मी, मेरे डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डॉक्टर की जान जाती है, पुलिस वालों पर थूका जाता है, जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं है। रीज़न बीइंग ये लोग हमारे रक्षक हैं, और ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ फैले और ये लोग जिहाद के रूप में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के। 4 अप्रैल को थाना गांधी पार्क क्षेत्र में अशोक पांडे व श्रीमती पूजा शकुन पांडे, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की, इन्होंने एक विवादित व अमर्यादित टिप्पणी की थी तबलीगी जमात को संदर्भ में लेकर एक विशेष समुदाय पर, जिसके संदर्भ में थाना गांधी पार्क पर धारा 153A व धारा 505 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ मुतनाज़ बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मारूफ खिलाड़ी शूटर वर्तिका सिंह ने के जरिए मौलाना साद पर दिए गए बयान और 51,000 रुपये के इनाम वाले बयान के खिलाफ आज अलीगढ़ साबिक मेंबर असम्बली हाजी ज़बीरुल्लाह खान ने एक तहरीर अलीगढ़ पुलिस को पेश की है, जिसमें इन्होंने मुतल्लका खिलाड़ी पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हम हर मजहब के अकाबरीन की इज्जत करते हैं, तो अपने रहनुमा के खिलाफ अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना बुरा कहते न बुरा कहेंगे, चाहे किसी धर्म का हो, लेकिन किसी को ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो हमारे धर्म गुरुओं को कोई बुरा कहे। वर्तिका सिंह ने जो कहा है और अब घटिया घटिया अल्फाज जो मौलाना साद साहब के लिए उसने इस्तेमाल किए हैं, मैं बाहैसियत मुसलमान के मैं उस पर केस दायर करूँगा और उसकी हैसियत उसको बताऊँगा कि उसकी हैसियत क्या है। इंटरनेशनल गेम खेलने से मतलब कोई आदमी अच्छा नहीं हुआ था। मुल्क में लॉकडाउन के सबब गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी का मसला खड़ा ना हो, इसके लिए इंतजामिया ने फूड बैंक की शुरुआत की है, जिसके तहत मुसलसल गरीब आवाम तक खुर्दुनी अशिया पहुंचाई जा रही है। वहीं राशन के लिए जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें बहुत से फर्जी भी निकल रहे हैं। लोग घरों में कई हफ्ते का राशन रखकर इंतजामिया से राशन का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ का सामने आया, जहाँ राशन के लिए कॉल आने पर जब इंतजामिया ने तफ्तीश की तो राशन का मुतालबा फर्जी निकला। घर में 15 दिन का राशन मौजूद, फिर भी मांग रहे हैं राशन। में जगह जगह से फ़ोन किए जाते हैं कि मेरे घर पे राशन ख़त्म हो गया है, मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे राशन दिलवाया जाए। इसी क्रम में एक अबराक पुत्र अंसारी था जो लोको कॉलोनी में रहता था, वो रिक्शा चालक था। उसने फ़ोन किया रात को करीब 11-12 बजे कंट्रोल रूम को कि मेरे पास राशन नहीं, मैं भूखे मर रहा हूँ। तो मैं और CO थर्ड जाँच करने गए कि अगर सही स्थिति है तो इसको राशन उपलब्ध करवा दिया जाए। हमने फ़ोन करके उसको बुलवाया, वो पहले हमारे पास आया और उसने यह कहा कि हमारे यहाँ राशन नहीं है। हमने कहा चलो तुम्हारे घर चल के देखते हैं। पहले जब उसके घर पे गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। उसने कहा कि चाबी किसी और के पास में, बच्चे कहीं और गए हुए हैं। खैर किस तरह से उसके घर को खुलवाया गया। जब अंदर देखा गया तो उसके पास पर्याप्त राशन उपलब्ध था। लगभग 10-15 दिन का खाने पीने का सामान था, आटा था, चावल था, सब्जी था, हर चीज़ था। और उसी के कमरे में एक ट्रंक में गेहूँ भी रखा हुआ था। तो इससे लगता है कि या तो अनावश्यक रूप से जमाखोरी के डर से या प्रशासन को परेशान करने की नीयत से ये लोग कतिपय लोग झूठी कॉल कंट्रोल रूम को कर रहे हैं। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इलाके को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। हिंदपीढ़ी के 15 रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस इलाके के लोगों की तिब्बी जांच की जा रही है। हिंदपीढ़ी के लोगों को अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए बड़ी तादाद में वॉलंटियर की मदद ली जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की। साथ ही अंजुमन इस्लामिया ने इंतजामिया की इस कोशिश की तारीफ की है।
घरों से ना निकले, ये गुजारिश की जा रही है। साथ ही साथ जो है भीड़ तो बिल्कुल ना लगाए, इसलिए कि प्रशासन इस सिलसिले में कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी तक के भीड़ नहीं लगाई जा रही है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि लोग अपना जांच भी करवाएं, जहाँ जहाँ पे जांच करवाने की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि किसी के कांटेक्ट पे आए हैं अगर जिनका पॉजिटिव निकला है, तो उस सिलसिले में लोगों को खुद आगे बढ़ करके अपना जांच करवाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद ने टिकटॉक पर वायरल हो रही 30,000 वीडियो पर सवाल उठाया। इन वीडियो में कोरोना वायरस के लिए मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए और वज़ीर आज़म को भी इस सिलसिले में बयान जारी करना चाहिए। अफसोस का मकाम है कि एक तरफ जब पूरे मुल्क के अंदर मेडिकल इमरजेंसी की सूरत हाल है, ऐसे वक्त में यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ इस भयावह बीमारी कोरोना बीमारी का हम सब मुकाबला करें। इसको पसे पुश डालकर कुछ शरारती तत्व जो हैं वो मुल्क में तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसी तौर के ऊपर टिकटॉक के पर ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं जिससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है उसमें मुसलमानों का बड़ा हाथ है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे तमाम तकरीबन 30,000 टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस हैं और मुतल्लिक़ा मिनिस्ट्री जो है वो खुसूसी तौर पे इस पर तवज्जो दे। मैं वज़ीर आज़म से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में वो तमाम वज़ीर आला को ये हिदायत जारी फरमाए कि अगर कोई भी शख्स कोरोना वायरस को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश करता है या कोरोना के ताल्लुक़ से कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में न सिर्फ समाजी बल्कि मजहबी तंजीमें भी राहत रसानी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सरपरस्ती में कायम मिनहाजुल कुरान तंजीम गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक अशिया ज़रूरिया पहुँचा रही है। तंजीम के ज़िम्मेदार बेंगलुरु के सलम और पसमानदा इलाकों तक पहुंचकर इमदाद तक़सीम कर रहे हैं। मिनहाजुल कुरान साउथ जोन के सदर अयूब अंसारी ने कहा कि मौजूदा हालात से समाज का हर तबका परेशान है, लेकिन इन हालात में गरीब, मोहताज, बेसहारा और यतीमों का ख्याल रखना हर साहिब माल व दौलत की जिम्मेदारी है। मज़हब इस्लाम की तालीमात इसी बात का दर्स देती हैं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़िम्मेदार इस वक्त न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दीगर शहरों में भी खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के मुतासरीन में भी इमदाद तक़सीम की जा रही है। इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है सो गरीबों को जो है रेशन तक़सीम कर रहे हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोगों को तक है ना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि डीजी हली है, सारे पाड़ा है, अपना सदर रोड में बड़ा मकान है, वहाँ पे सब तरफ जो है कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने के लिए। और मिनहाज इंटरफेथ जो है सो खाली बेंगलोर कर्नाटका के अंदर काम नहीं हो रहा है, बल्कि कर्नाटका में मैसूर में भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रीब्यूशन का बड़े ज़ोरों शोर से। और इसके साथ में जो है सो पूरे ऑल इंडिया बेस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन बेंगलोर में होने के बावजूद जो है बेंगलोर के हालात जो है, अब तमाम तंजीमें जो मिलकर जुड़कर जो काम कर रही हैं, जो फीड द हंगर, जो गरीबों के लिए अनाज तकसीम कर रही है, तमाम तंजीमों से हमारी भी एक तंजीम है मिनहाजुल कुरान और मिनहाजुल फेथ इंटरनेशनल। इस तंजीम से भी काम लिया जा रहा है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही काम लेने की तौफीक हिदायत दे, ताकि हम हर एक को, ताकि मुस्लिम गैर मुस्लिम को नहीं, सबको हम अनाज दे सकें और इस काम में हम खैर ख्वाह लेकर तमाम लोगों की दुआएं हासिल करें। आलमी वबा कोरोना वायरस की जंग में हैदराबाद के एक मुस्लिम ख़ानदान के 3 अरकान हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने ट्वीट करके डॉक्टर महबूब खान, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें हीरोज़ करार दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक ही खानदान के 3 डॉक्टर्स अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान गुज़िश्ता 22 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चेस्ट अस्पताल से हाल ही में कोरोना के मरीज सेहतयाबी के बाद घर लौट गए। उनकी अहलिया डॉक्टर सहाना खान डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वो गांधी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही हैं।
और उनकी बेटी रशीका खान ने हाल ही में MBBS मुकम्मल किया है और हैदराबाद के फीवर अस्पताल में हाउस सर्जन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। इन तीनों ने तेलंगाना में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में खुद को वक्फ कर दिया है। इस खानदान के ताल्लुक से तेलंगाना के वजीर IT बल्दी नज़्म-उन-नस्ख केता रामाराव को इल्म होने पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 3 शहरी हीरोज हमारे पास हैं जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है। डॉक्टर महबूब खान ने कहा कि उनके खानदान को फख्र है कि उनके अरकान खानदान मरीजों की खिदमत को अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि हंगामी सूरत-ए-हाल से कुछ खतरा भी होता है, ताहम डॉक्टर्स अगर हंगामी हालात में काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा। उन्होंने कहा कि वो भी इंसान हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ के आलात पहन लेते हैं तो एक सिपाही की तरह हो जाते हैं। खुद के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मरीज की सेहत के बारे में तवज्जो मरकूज़ करते हैं। डॉक्टर्स एक अजीम कॉज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महबूब खान ने कहा कि रियासती वजीर की सताइश से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका इकलौता बेटा मेडिकल शोबे से मुंसलिक होने की तैयारी कर रहा है। वो अब फख्र के साथ कह सकते हैं कि अगर वो इस शोबे से मौजूदा तौर पर वाबस्ता हो जाता है तो वो भी इस काम में उनका साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। शहर के लोग सब्जी तरकारी के लिए परेशान हैं तो किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। लॉकडाउन ने हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी है। फसल तैयार है लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से सब्जियां, फल फ्रूट सड़ गई हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने फलमबरी तालुका के गंवरी कस्बे का जायजा लिया। पेश है रिपोर्ट। अपनी फसल को हसरत भरी निगाहों से तक रहा ये किसान इस मर्तबा खुश था कि टमाटर की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जारी लॉकडाउन ने किसानों की मेहनत को खाक में मिला दिया है। कई टनों पर मुहित खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। टमाटर, हरी सब्जियां, गोभी और स्वीट कॉर्न पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि जो लागत लगाई थी उसका 5% भी उन्हें मिलना दुश्वार है। हम परेशान हैं, क्या करने का, सरकार क्या करेंगे क्या नहीं उसका पता नहीं, हम तो परेशान हो गए। तो अभी आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा ये मक्का का नुकसान बहुत होगा। अब मक्का भी तो 60-70 हज़ार की तो नुकसान हो गई वो। अब कौन दे रहा हूँ कौन नहीं, अब ऐसा चारा पड़ा हुआ है। वैसा मार्केट जा रहे तो मार्केट में जा रही नहीं ना, मार्केट बंद है ना सब। कोरोना से वजह से वो उधर बंद है मार्केट, इसलिए वो अभी पूरा नहीं, हमारे को लेके जाने को पैसे नहीं मिल रहे। उसके 15,000 खर्चा आने के बाद भी उसका सिर्फ 1,000 रुपये मिला हमको। इसलिए बाद में वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ना, तो उधर माल कट रहा ही नहीं और हमारे इधर सब खराब हो जा रहे हो। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से किसानों का माल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिनके अपने वसाइल हैं वो किसी तरह बाजार का रुख कर रहे हैं, लेकिन बाजार में भी पुलिस की पाबंदियां हैं और माल को भी मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि नकल हमल का खर्च निकलना भी दुश्वार हो चुका है, इसलिए फसलें काट कर भी फायदा नहीं। मार्केट में गिराई के नहीं थे, माल कट रहा नहीं था। जो समझो 2,000 कभी गड्डी लेके गए तो उसमें से 500 गड्डी कट रही थी। 1500 गड्डी लेके जाने का, उसका निकालने का वो खर्चा भी नहीं निकल रहा था जी। कितने में बिक रही थी एक गड्डी में? एक गड्डी क्या है, वो 2 रुपये में एक गड्डी बिक रही थी सिर्फ। दोनों मिला के 75 से 80 हज़ार का नुकसान है। खेती का ये भाजी पाले का ये सब स्टॉप हो वाला है। ये कोथंबीर, टमाटे, कुछ टमाटे, मिर्चा लगा हुए, पर तरबूज है। तरबूज की यानी कि खेती हो गांव में लाके दे रहा हो घर पे सबको फ्री में दे रहा। हाँ, फ्री में दे रहा, कोई लेने का कोई नहीं उसको। औरंगाबाद शहर करीब होने की वजह से सब्जी की दर्जनों गाड़ियां शहर पहुंचती थीं, लेकिन अब इन पर ब्रेक लग चुका है। गनौरी के सैकड़ों नौजवान कपास की मजदूरी करते हैं, लेकिन 2 हफ्तों से वो बेरोजगार हैं। कोरोना की दहशत ने एक तरह से गांव में जिंदगी पर जमूद तारी कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क भर में लॉकडाउन से गरीब लोगों को परेशानियों का सामना है, तो दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में इंसानियत और हमदर्दी की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के
बापूजी नगर में मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने समाजी खिदमत का बीड़ा उठाया। इस स्कूल के तहत रोजाना 1000 से 2000 अफराद के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब इस पसमानदा इलाके के कई लोग परेशान हैं। स्कूल के जिम्मेदारों ने पहले इलाके का मुकम्मल तौर पर सर्वे करके ज़रूरतमंद घरों की निशानदेही की और अब रोजाना स्कूल की वैन के जरिए मुतासरा घरों तक खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ग्लोबल स्कूल की इंतजामिया ने कहा है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने तक ये समाजी खिदमत जारी रहेगी। तो इस इलाके के अंदर जो है बहुत सारे जो हैं बहुत तकलीफ़ में हैं। तो इसके लिए जो है ग्लोबल स्कूल की तरफ से मैं रियाज सर और रहीम सर और उनके साथी पूरे मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 2000 आदमियों को खाने का इंतज़ाम करके हैं और उसके साथ साथ जो है एक पैकेज भी करके हैं जैसा कि 3 केजी शक्कर, चावल, आटा, तेल, राशन किट हम लोग ये भी दे रहे हैं हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना वायरस से जो है हर आदमी को तकलीफ़ आ चुका है और हिंदुस्तान भी लॉकडाउन हो चुका है। इसके लिए सबको तकलीफ़ में है और ग़रीब तो बहुत सारे तकलीफ़ में है। तो इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सब मिलकर जो है सबको हम लोग साथ दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान सबको मिलकर जो अभी आप देखा कि हमारे स्कूल की वैन भी गई। तो ये हिंदू के एरिया को भी जा रही है, हमारे मुसलमान के एरिया को भी जा रही है, हर जगह जा रही है। जो पहले हम लोग 600 का प्लान था, बाद 1000 का था, अब 2000 हम बढ़ा दिए हैं। तो ये हमारे एरिया, हम रहे तो इधर ग्लोबल स्कूल से हमारे यहाँ के हालात हम लोग को मालूम है, बिकॉज हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं यही से ही घुड़दली, बापूजी नगर, शामन्ना गार्डन, तो यही एरिया से आते हैं। तो हम लोग को सडन जैसा लॉकडाउन का ये मालूम हुआ तो सर्वे करने के लिए हम लोग, हमारी टीम निकली, मैं खुद निकला, हमारे भाई निकले, हमारी पूरी जो टीम, नौजवानों की जो टीम है, मैंने सबसे बात किया भाई लॉकडाउन हो गया है लेकिन अभी हम लोग घर में जाके सर्वे करेंगे कि भाई उनके अंदर उनके घरों में खाना है या नहीं है करके, जैसे जाके सर्वे करें तो द कंडीशन वॉज रियली वेरी बैड। इतना ख़राब हालत थी कि भाई उन्होंने अभी संडे छुट्टी है कर बोल को ये कर लेते, मंडे उन्होंने काम को गए तो घर में काम चलता है। माशाल्लाह हर एक घर के जैसे कौन गरीब है उनके घर के अंदर खाना है क्या नहीं, उनके घर तक इत्तिदाद कैसी है, उनको एक वक्त का खाना मिल गया तो भी एक दिन को सर्वे करने की ताकत नहीं है। तो हमारे ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रहीम साहब क्या करे, सारी एक टीम को लिए उनको एक ट्रैक बनाए, ट्रेनिंग दे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि एक टीम को ट्रेन करती इसी तरह से एक ट्रेनिंग देते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हर एक घर को जाके किस तरह से उनको घर के अंदर तक खाना पहुंचा के ना, रोज़ हर दिन दोपहर को खाना का इंतज़ाम कर रहे हैं, घरे घर ले आकर पहुंचा रहे हैं। हमारे दोस्त हमारे पार्टी से पूरा हमें फर्स्ट डे 800 to 900 पैकेज हमें पैक करे। जगह बढ़ने से इलाका में आदमियाँ ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम पड़ेगा, इसलिए दूसरे दिन तीसरे दिन 500 ज़्यादा करे। जिसके घर में एक दाना, एक खाने का दाना नहीं, और यहाँ तक भी हैं के बाहर के भी हैं, कलकत्ता के, जैसे बनारस, बिहार के बहुत लोग इधर आको बस को इन कामां को एकदम सडन लॉकडाउन होने से उन्होंने नहीं जा पाए। उनको सभी उनका घर सब सर्वे करके उनको सब खाने का पूरा इंतजाम करके दोपहर का एक टाइम का खाना 2000 आदमियों को एक टाइम का ये करें। चेन्नई की मारूफ इस्लामिक स्कॉलर उम्मतुल आतिफा ने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें। कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। इस्लाम का पैगाम यही है कि इस तरह के हालात में लोग एक दूसरे की मदद करें, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उम्मतुल आतिफा ने कहा कि लोग इस खतरनाक बीमारी से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ 18 उर्दू की सभी नाज़रीन को आदाब। कोविड-19 जैसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए आज हमारा मुल्क एक कठिन तरीन मरहले से गुजर रहा है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हम सभी के कुछ फ़राइज़, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे अंजाम देते हुए हमें अपने मुल्क में इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए पूरा ताउन देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम नज़ाफ़त का पूरा ख्याल रखें, बारहा हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, घर में रहें, महफूज रहें ताकि हम, हमारा खानवादा, हमारा मुआशरा इस बीमारी से महफूज रहे। हालात हाजिरा के मद्देनज़र आज कई मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ अंदाज के लोग, मुख्तलिफ जहनीत के लोग एक ही छत के नीचे 24 घंटे बग़ैर किसी तफरी के, सैर के रहने पर आमादा हैं। चाहे वो घर के अफराद ही क्यों ना हो या वो लोग कि जो
नाइट शेल्टर्स में रह रहे हों। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आज हम इंसानियत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। हमें चाहिए कि लोगों से नर्म दिली के साथ और शफकत के साथ पेश आए ताकि एक पुरसुकून माहौल का इनेकाद हम कर सकें। जितना चाहे आप लोगों की मदद करने पर आमादा रहें, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला लोगों में बेरोज़गारी का है। लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं, मगर बावजूद इसके एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हत्तुल इम्कान हम लोगों को माली इमदाद करें, माली मदद पहुँचाएँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है कि जो खुद शिकम सैर होकर सो जाए और उसके पड़ोसी भूखा रह जाए। तो बग़ैर किसी मजहब और मिल्लत के क़ैद के जितना चाहे इंसानियत के तहत लोगों को माली इमदाद पहुँचाए। एक और अहम तरीन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उम्मीद परस्ताना माहौल को आज कायम करें, क्योंकि सारी दुनिया मानो ऐसा लगता है कि थम सी गई है। इस बीमारी की दहशत ऐसी फैली हुई है कि लोगों के जहनों पर इतना दबाव है, लोग सोचते हैं कि शायद इस बीमारी से निकलने की कोई राह मुमकिन नहीं है। लोग नाउमीद होते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमारी ये अहम जिम्मेदारी है कि आज हम उम्मीद परस्ताना माहौल को कायम करें। अमरावती में वबाई मर्ज कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोरोना को लेकर आए दिन कई अफवाहें शहर में गर्दिश करने लगती हैं। ऐसे में गुज़िश्ता शब शहर के सुफियान नगर में एक शख्स की अचानक मौत ने अफवाहों के साथ ही शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। आपको बता दें कि वबाई मर्ज कोरोना के चलते अमरावती के सुपर अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए मखसूस किया गया है। ताहम गुज़िश्ता शब इसी अस्पताल में मौत होने से हंगामा मचा हुआ है। इसका सैंपल जाँच के लिए भेज दिया गया है और जाँच की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बावजूद इसके इंतजामिया ने इसके अहले खाना को क्वारंटाइन कर लिया है। वादर है कि इससे कबल अमरावती के ही एक शख्स के मौत के बाद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यही वजह है कि मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ लगाई जा रही हैं। अकोला में कोरोना वायरस का पहला मरीज पाया गया है, जिसका ताल्लुक मुस्लिम इलाके बेदपुर से है। इंतजामिया ने बेदपुर से 5 किलोमीटर तक के इलाके में जांच करने का फैसला लिया है। बेदपुर से 5 किलोमीटर तक जांच का काम शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स और नर्स की टीम पुलिस के साथ मौजूद रहेगी। बेदपुर के अतराफ में मुस्लिम मोहल्ले वाक़ हैं। इंतजामिया को जांच में ताउन करने की अपील की जा रही है। खासकर उलमा इकराम ने तमाम ही लोगों से घर से बाहर ना निकलने की गुजारिश की है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, देखो ये बहुत ही एक पावरफुल मीडियम है और यहाँ पे अगर अनवेरीफाइड कोई भी कुछ ट्रांसमिट करता है, दूसरे के फीलिंग्स भी हर्ट हो सकते हैं और उससे कुछ सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से सभी से पहले विनती करता हूँ और इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी ग्रुप्स है उसमें एडमिन्स को थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। ये होगा विदाउट एनी वैलिड रीज़न, कोई महत्व कारण अगर नहीं है, आप लोग कृपया करके घर में ही रहिए। मालेगांव शहर में साल 2006 में शब बारात के मौके पर हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान में 3 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसलिए मालेगांव शहर में शब बारात को बम धमाकों के हवाले से याद किया जाता है। शब बारात के मौके पर लोग अपने मरहूमीन और बम धमाकों में शहीद होने वाले लोगों को बड़ी तादाद में इसाले सवाब पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान ज़रूर आते हैं। लेकिन इस साल हालात कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है और दफ़ा 144 नाफिज है। ऐसे में शहर के उलमा इकराम ने शहरियों से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों पर ही रहें। पूरे आलम के लिए और खुसूसी तौर से कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं करें। तमाम शहरियान से दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रह करके इसाले सवाब करे, दुआ करे, इबादत करे, तिलावत करे और ख़ास तौर से इस बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे, पूरे आलम से इसको ख़त्म फरमा दे, इसकी दुआ करें। ये दुआ की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है। इसलिए खूब अल्लाह के सामने रो करके हम गिड़गिड़ा करके आजिज़ी करके अल्लाह से मांगे। यानी कर्फ्यू रहेगा, दफ़ा 144 धारा लगी हुई है। इसलिए हम शब बारात के दिन जो लाखों की तादाद में अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करने कब्रिस्तान आते थे, इस मरतबा हम कब्रिस्तान ना आएंगे, बल्कि कुल जमाती तंजीम ने जो है हर शब बारात पर जो धरना देती थी उसने भी ये कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने शब बारात का इज्तिमाई तौर पर एहतमाम न करने के ताल्लुक से एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में मसाजिद में शब बारात का एहतमाम न करने और बाजमात नमाज अदा न करने की बात कही गई है। साथ ही कब्रस्तानों के मुतवल्लियों को भी शब बारात के मौके पर कब्रस्तान के दरवाजे अवाम के लिए बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के CEO
सलाहुद्दीन गडियाल ने ये ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते रियासती हुकूमत ने जो इम्तनाई अहकाम आयद किए उस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। ऑर्डर में तमाम वक्फ ऑफिसर्स और वक्फ मशावरती कमेटियों को इसके नफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। ऑर्डर में कहा गया है कि इमारत शरिया कर्नाटक ने भी इस ज़िम्न में गाइडलाइन जारी की है, इसका भी लिहाज किया जाना चाहिए। नांदेड़ के गोदावरी नदी से गैर कानूनी तौर से रेत निकालने का सिलसिला जारी है। जैसे ही इसकी खबर जिला इंतजामिया को हुई, फौरी तौर पर जिला कलेक्टर ने पुलिस फोर्स की मदद से रेत माफियाओं के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में रेत निकालने के साजो सामान को भी जला दिया गया। वहीं बाहर निकाली गई रेत को जब्त करके इसे नीलाम कर दिया गया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान भी रेत माफियाओं की जानिब से रेत के गैर कानूनी तरीके से हमलो नकल जारी है। राजस्थान का रामगंज शहर कोरोना वायरस के हवाले से डेंजर जोन में है। राजस्थान में कोरोना के 300 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद रामगंज शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। रामगंज से एमएलए अमीन कागजी ने कहा है कि हुकूमत पूरी तरह से लोगों के साथ है, ज़रूरत बस लोगों की जानिब से भरपूर ताउन की है। इन्होंने कहा कि लोगों को समझाना होगा कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है। राजस्थान में कोरोना के 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि जयपुर के अंदर 100 से ज़्यादा मामले पहुंच चुके हैं। पहले राजस्थान में जो कोरोना का केंद्र था वो भीलवाड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब जयपुर बहुत तेज़ी से आ गया है। और ख़ास तौर पर जयपुर में रामगंज वो जगह है जहां पर माइनॉरिटीज़ का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। वो एक बड़ा ऐसा जगह बनकर के सामने आया जहां पर जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ में किशनपोल बाजार के विधायक अमीन कागजी हैं, जो कि मुख्यमंत्री से सीधे राब्ते में हैं। पूरी कोशिशें की जा रही है। सरकार का मेन फोकस पूरे राजस्थान में अभी रामगंज पर आकर के टिक गया है। पहले रामगंज को लॉकडाउन किया गया, फिर कर्फ्यू लगाया गया, अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सर, रामगंज खुले तौर पर अब सबको पता है कि बड़ी खतरनाक स्टेज में है। आप लोगों का क्या मानना है और क्या तैयारियां और हालात को देखते हुए क्या आपने कल मीटिंग भी की है मुख्यमंत्री के साथ में, क्या फैसले किए गए? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के जो चर्चा हुई, सारे अधिकारी थे, चिकित्सा विभाग के और सारे आला अधिकारी थे, उसमें रामगंज को लेकर मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। और उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जितना भी इलाका है उसको कंप्लीट तौर से लॉकआउट कर दिया जाए, चारों तरफ से उसको सील कर दिया जाए। और ये भी उन्होंने आदेश और निर्देश दिए अधिकारियों को कि कोई भी आदमी, चाहे सरकारी कर्मचारी किसी भी सर्विसेज का हो, ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें। मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, रामगंज एक हॉट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया है। और मैं यहाँ के सारे निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मेडिकल टीमें आपके घर पे आ रही हैं उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हम सब लोगों को, सारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सबको हमको चिंता है आपकी जान की, और आपकी जान हमारे लिए अमूल्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़े से डर के कारण इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक तो ये लोकल माइग्रेशन बिल्कुल बंद हो जाए, कोई एक दूसरे के घर ना जाए और जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। ख़ास तौर से मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग नौजवान हैं उनको बहुत समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि आपका इम्यून पावर सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आपके साथ जो बच्चे हैं, आपके साथ जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोगों का इतना इम्यून सिस्टम नहीं है। तो आप कृपा करके एक दूसरे से ना मिलें और इधर उधर ना जाएं। हिंदुस्तान को दुनिया भर में इनफरादी मुकाम दवासाजी के मामले में है, लेकिन दवाओं के खाम माल के लिए हमारा मुल्क बड़ी हद तक पड़ोसी मुल्क चीन पर इन्हिसार करता है। ऐसे में खाम माल की कमी को दूर करने में मदद मिलती है तो हिंदुस्तान न सिर्फ अमेरिका को दवाएं फराहम कर सकता है, बल्कि इंसानियत की खिदमत में गैर मामूली किरदार भी अदा कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ साइंसदान डॉक्टर जावेद मुकर्रम ने किया। हमारे औरंगाबाद के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने कोरोना वायरस के वबा के सिलसिले में डॉक्टर जावेद मुकर्रम से तफसीली बातचीत की। हमारे साथ मारूफ साइंसदान डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब हैं, उनसे कोरोना वायरस के ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस पर अब तक कोई दवाई बनी है क्या? कोरोना, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो कोरोना वायरस पर अब तक तो कोई ऐसी हतमी दवा नहीं आई है। जैसा कि अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है इसका हमारे पास? देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज किया कि दवाएं तो कई हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं,
और उसके फ़वाइद भी महसूस किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो इसकी बाकायदा लोगों को दी जा रही हैं और उससे बड़ी हद तक के कुछ कंट्रोल महसूस हो रहे हैं। साथ ही बहुत वॉर फुटिंग पर, जंगी पैमाने पर इस बात की भी कोशिश जारी है कि इसका वैक्सीन दरियाफ्त किया जाए, बनाया जाए। और जो कई और दवाएं हैं, मिसाल के तौर पर फेविपिराविर है, लोपिनाविर है, दारुनाविर है, रिटोनाविर है और बिलखुसूस ऑसेल्टेमिविर है। ऑसेल्टेमिविर का जो समझ लीजिए उसका जो असर है वो बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग इंशाल्लाह ये साबित होगी। जैसे मैं इससे पहले भी 12 मुख्तलिफ फोरम्स में ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंडिया की हमारी स्ट्रेटजिक ये गलती रही है कि हम बहुत ज़्यादा चाइना पर हमारा इन्हिसार रहा है। तो जितनी भी दवाएं आज आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, उससे थोड़ा समझने में आसानी होगी। जैसे आज जितनी भी दवाएं दी जा रही हैं तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन का आप नाम ज़रूर सुनेंगे। तो एजिथ्रोमाइसिन बुनियादी तौर पर एक मैक्रोलाइड्स, बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल है। इंडिया में ये अवेलेबल है और लोग इसको बनाते भी हैं, टन्स स्केल में बनाते हैं। लेकिन इसका जो की रॉ मटेरियल है जिससे ये दवा बनती है वो है इरिथ्रोमाइसिन। तब इरिथ्रोमाइसिन एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, जो फर्मेंटेशन के बाद इसको तैयार ये हासिल होती है। तब ये जो इरिथ्रोमाइसिन है हमारा सारा दारो मदार बड़ी हद तक, मतलब 90% कह सकते हैं आप, वो चाइना के इरिथ्रोमाइसिन पर है। तो वो ड्रग मुझसे पूछी जा सकती है और इंडिया के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है माशाल्लाह। इंडिया इस एतबार से बहुत वेल प्लेस्ड है कि हम वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवा के बहुत हाई क्वालिटी की ड्रग हम बना सकते हैं। इस एतबार से ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास जो स्ट्रेंथ है भारत के पास, तो हम इसका मौसर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।